नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक लॉन्ग वीडियो के लिए एक नया चैनल बनाया है। उसका नाम है राज की कहानियां। इस चैनल पर मैंने कल एक स्टोरी भी डाली है। लगभग 1 घंटे की स्टोरी है। जिन भाई बहनों को लंबी स्टोरी पसंद है, अब सीरीज पसंद है, उसके लिए ये बेहतरीन चैनल है। उस पर जो मैंने स्टोरी डाला है ना, सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी है। उस स्टोरी में रहस्य, रोमांच, लव सब कुछ मिलेगा उसमें। आप उस कहानी को सुनेंगे ना तो बस सुनते ही रह जाएंगे। तो उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप ज़रूर उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप आ जाएंगे। चलिए अब हम मेन कहानी में चलते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, प्रकाश की है। प्रकाश की कहानी को लगभग 17 साल के आसपास हो चुका है, जब प्रकाश की उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी। प्रकाश उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले, और जब से अपना होश संभाला ना, तब से अपने आप को गरीबी में पाया। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। घर में दो दो बहन थी। उनके प्रकाश की बड़ी बहन थी, और जब उनके पिता दिहाड़ी करके शाम को लौटते ना, तो नशे में चूर होकर आते। आते ही बड़बड़ाना शुरू कर देते, माँ को डांटना शुरू कर देते कि आज ये खाना बना, आज ये खाना बना। एक तरह से जो भी दिहाड़ी में पैसा कमाते ना, उसका बहुत सारा हिस्सा अपने आप पर वो खर्च कर देते थे। वो जरा भी नहीं सोचते थे कि घर में दो दो बहन हैं मेरी, उनका शादी ब्याह करना है तो कैसे होगा। रोज कमाना, रोज खाने वाली उनकी आदत हो गई थी। अब बगैर नशे के तो वो रह नहीं सकते थे। अब इसी बात पर मेरे माँ उनसे अब झगड़ती भी थी। ये जो आदत है आप छोड़ो। देखो, जो आपने पहले कर लिया कर लिया, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब तो आप सुधर जाओ। लेकिन जिसको नशे की आदत लग जाती है ना, वो आसानी से अपना नशा नहीं छोड़ता है। मेरे जो पिता थे ना, माँ को डांटते थे, कभी कभी तो बहुत झगड़ा भी होता था। घर के बर्तन भांडे भी उठा कर फेंकने लगते थे। अब वो अपने आप में तो रहते नहीं थे, नशे के अंदर क्या कर रहे हैं उनको कुछ मालूम भी नहीं होता था। और जब ऐसा करते ना, तो हमारे घर में रात को खाना भी नहीं बनता था। हम भाई बहन अब भूखे पेट ही मम्मी के साथ सो जाते थे। मम्मी रात भर रोती रहती थी। मैं मम्मी के आंसुओं देख करके एकदम दहल जाता था कि ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम लोग गरीबी में ऐसे घोट घोट के जीते रहेंगे। मेरे बापू क्या अब वो नशा नहीं छोड़ सकते। मैं उस टाइम छोटा था, समझ में नहीं आता था कि अब कैसे हमारा घर परिवार सही ढंग से चलेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समझ आती रही। अब मैं जब 10वीं में था, तब एक शाम को पिता वैसे ही कर रहे थे, और तब मैंने अपने बापू को पहली बार अब सामने आ गया था कि माँ को मत मारो, आप माँ को हाथ मत लगाओ, माँ तो पहले ही बीमार है, और ये आप अपना आदत छोड़ दो। ये जो नशे वाली आदत है ना, आप बंद कर दो। आपने बहुत कर लिया, लेकिन अब नहीं। मैं पहली बार बापू के सामने आके खड़ा हुआ था। अब बापू ने मेरा वो चेहरा रूप देखा ना, तो कई पल तो बस शांत रह गए, मुझे घूरते रहे। अब फिर कहने लगे, तेरा ये हिम्मत, तू अपने बाप के सामने खड़ा होगा, आज तू मुझे चैलेंज कर रहा है। और इसके बाद मेरी तो जो हालत हुई मैं बता भी नहीं सकता। मेरी माँ, मेरी बहनें मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी कि छोड़ो मेरे भैया को। माँ कहती थी कि छोड़ो मेरे बेटे को, ऐसा मत करो। लेकिन जिसके सर पर नशा सवार हो, वो थोड़ी मानता है। खैर, उस घटना के तो जब मेरे साथ में हुआ था, मैं ना जाने कैसे कैसे उस घटना को बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन मैं सोच लिया था कि बापू हमें पालना नहीं चाहते अब,
वो अपना नशा का अंदर रहते हैं। बस वो नशा के बिना एक दिन भी उनका गुजारा नहीं हो सकता। जो भी कमाते हैं अधिकांश जो हिस्सा होता है अपने आप पर खर्च करते हैं। नॉन वेज का शौक था। जब आते नशे में तो कुछ ऐसी चीज़ें भी लाते, माँ को बोलते कि इसको बना, नॉन वेज बना, मुझे नॉन वेज दे दे बना के, मुझे पसंद है। अब हम लोग को क्या पसंद है कभी मेरे पिता ने हमसे पूछा भी नहीं था। हम दोनों बहन भाई घोट घोट करके उस घर में जीते थे। अब जो मेरी बहनें थी धीरे धीरे वो भी बड़ी हो रही थी और मैं भी अब बड़ा हो चुका था। जैसी मेरी बहन बड़ी हुई मैं भी हो चुका था। अब माँ फिक्र कर रही थी बहन की शादी की। लेकिन मेरे जो बापू थे वो तो रोज़ कमाना रोज़ खाना। उन्होंने आज तक कभी बचत किया ही नहीं। बचत करते कैसे? अधिकांश हिस्सा तो उनको दारू शराब कबाब में खर्च हो जाता था। कुछ पैसा जो बचता था माँ संभाल कर रखती थी, तो हम लोग के ऊपर माँ खर्च करती थी। कपड़े दिलाने के लिए, स्कूल की किताबें दिलाने के लिए, कुछ अन्य घर खर्चे जो घर में होता था अब उसको वो बहन करती थी। तो हाथ तो बिल्कुल माँ का भी खाली था। अब पिता का तो था ही। बहन जवान हो चुकी थी। अब मेरी जो बड़ी बहन थी ना बहुत ही सुंदर थी। अब बहुत शांत स्वभाव की थी। सब कुछ देखती थी, समझती थी। कभी कभी हम भाई बहन एकांत में बैठते थे तो इस विषय पर जरूर चर्चा करती थी कि भैया कैसे होगा, अब आगे का सब कुछ कैसे होगा। बापू के पास में तो पैसा नहीं है। तब मैं अपने बहन के कहता कि बहन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। देख लेना एक दिन तेरा धूमधाम से मैं ही शादी करूँगा। मैं जब बोलता था ना तो मेरी बहन मुझसे लिपट जाती थी। कहती थी भैया वो दिन कब आएगा, कब हम लोग अमीर बनेंगे, कब गरीबी से छुटकारा मिलेगा। हम दिन में भी कभी कभी सपने देखने लगते थे कि कब हम अमीर बनेंगे। खैर अमीर की बात नहीं है, कब हम थोड़ा पैसे वाले हो जाएंगे, यही हमारा सपना था। हमें तो अमीर बनने का शौक भी नहीं था। हम तो चाहते थे कि हमारे घर में दाल रोटी हमारी चलती रहे, हमारे घर का छत बिल्कुल सही रहे। जो बरसात में पानी बरसता था तो हम सो नहीं पाते थे, छत टपकता रहता था। लेकिन बापू को इस बातों को फिक्र नहीं होता था। वो तो बस दिहाड़ी करना, अब नॉन वेज खाना, दारू पीना, उनकी तो ये फितरत हो चुकी थी। अब मैं 22 साल का हो चुका था। अब मेरी बहन जो थी ना वो मेरे से 2 साल बड़ी थी। मतलब बड़ी बहन 24 साल की हो चुकी थी और एक मेरे से छोटी थी। खैर अब बड़ी बहन का टेंशन माँ के सर पर बोल रहा था। माँ परेशान थी कि आखिर अब बेटी की शादी कैसे करें, घर में कुछ भी बचत नहीं है। पिता से कहती तो दिन के टाइम पिता बिल्कुल शांत नजर आते थे। जब दारू का नशा उतर जाता था ना, सुबह जब आँख खुलती थी तब दिन दुनिया के बारे में सोचते रहते थे। कभी माँ के सामने बैठे हुए रोने लगते थे कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तब माँ उनको समझाती थी कि तुमने पैसा बचाया कहाँ है कि बचेगा। इसके बाद बापू फूट फूट कर रोते थे। कसम खाते थे कि आज के बाद कभी दारू का हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्या शाम हुई, जैसे ही दिहाड़ी से लौटते थे वो पुराने अपने रंग में रंग जाते थे। माँ बोलती थी कि तुमने आज फिर दारू पी क्या है। तब वो कहते थे कि मैं अपने पैसे से नहीं पिया है, मेरे दोस्त ने पिलाया है, देखो ये मेरा पैसा मेरे पास में सुरक्षित है। अब माँ क्या बोले, अब ज़्यादा बोलने का मतलब कि घर में लड़ाई होना। खैर बापू अब मुझसे कहने लगे कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ भाई, देख अब बिटिया की शादी करना है, चल मेरे साथ में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। लेकिन मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन बाबू की जिद के आगे मैं अपने आप को सरेंडर बोल दिया था। मैं बापू के साथ दिहाड़ी मजदूरी पर जाने लगा। लेकिन वो काम मुझे जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन अपनी बहन की शादी का टेंशन था, इसलिए मैं वो मजदूरी को करता था। अब इस तरह करते करते करीब 6 महीना बीत चुका था। मैं मजदूर बन चुका था। कहाँ मैंने सपने देखे थे कि मैं एक ऑफिसर बनूंगा पढ़ लिख करके। वो सपना मेरा धराशायी हो चुका था। अब मैं अपने आप को लेबर ही घोषित कर दिया था कि मैं लेबर
ही हूँ। जैसे मेरे बापू हैं वैसे मैं भी अब बन चुका हूँ। इससे आगे का अब सपना मुझे आता भी नहीं था, ना मैं अब सपना देखा करता था। सारे सपने मेरे टूट चुके थे। वो संडे की दिन था। बापू का तबीयत खराब था, 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे थे। वो सब दारू का ही असर था। इसी की वजह से वो बीमार पड़े हुए थे। अब मुझे ही काम पर जाना था। अब मैं बापू की पुरानी साइकिल लेकर के अपने काम पर, जो हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके काम पर जाना होता था। वो संडे के दिन मैं जब काम पर पहुंचा ना, तो वहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ था। ना तो वहाँ लेबर दिखाई दे रहे थे, ना कोई मिस्त्री। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। मुझे तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही पहुंचा। जब पहुंचा तो वहाँ पर ना लेबर को पाया, ना मिस्त्री को पाया, ना ठेकेदार था। हाँ, घर के मालिक जरूर थे। मैं जब जानकारी लिया तो पता चला कि आज काम बंद है, मटेरियल नहीं है। मटेरियल आने के बाद में काम शुरू होगा। ठेकेदार सारे लेबर को लेकर के दूसरी साइड पे चला गया। अब तो मेरी आज की दिहाड़ी पे गई। अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो उन्हीं के साथ, ठेकेदार के साथ में दूसरी जगह पहुंच जाता। मेरी दिहाड़ी तो कम से कम मिल जाती। मैं इसी बात का अफसोस कर रहा था। खैर, अब किया क्या जा सकता है। मैं जानकारी लेने का कोशिश किया मकान मालिक से, लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता है कि आपका ठेकेदार कौन सा साइड पर गया है, उसने कुछ बताया नहीं है। अब मेरे पास में अब रास्ता बचा क्या था घर लौटने के अलावा। अब वही मैं कर रहा था। मैं 2 किलोमीटर का सफ़र अपना तय कर लिया था घर वापसी का। अब मैं जानता था ना कि घर पहुंचूंगा ना तो मेरे पिता मुझ पर नाराज होंगे। बीमार तो जरूर थे, लेकिन उनका जो गुस्सा था ना, मैं अच्छी तरह से जानता था। और वो मुझ पर बरस पड़ते, मुझे डांटते कि तुम्हारी लेट को होने की वजह से तुम्हारा आज के दिहाड़ी गया। अब मैं इस चीज़ को झेलना नहीं चाहता था। मैं डरा हुआ था कि मैं अब घर पर जा कर के क्या बोलूँगा कि मेरे से ही गलती हुई, मैं उस साइड पर देरी से पहुंचा और तभी ये काम मेरा हाथ से निकल गया। यही सोच सोच करके मैं घबरा रहा था, घर जाने का इच्छा नहीं कर रहा था। आखिरकार मैं एक फैसला कर लिया कि आज जब टाइम होगा ना तभी मैं घर पर जाऊंगा, जिस टाइम को मैं घर लौटता था। लेकिन मैं पूरा दिन बिताऊं कहाँ पर। मैं आसपास देखने लगा कि कोई बैठने का, आराम करने का जगह मिल जाए, लेकिन उस रास्ते पर ऐसा कुछ था ही नहीं। अब मैं जब थोड़ा आगे पहुंचा ना, तब मैंने देखा कि एक पगडंडी बाएं साइड में अब जंगल की तरह जा रही है। मुझे लगा कि वहाँ चल कर देखना चाहिए, दिन का टाइम है। हाँ, कोई साफ सुथरी जगह मिल जाए तो मैं वहाँ रुक जाऊँगा। साइकिल भी अपने पास में संभाल कर रखूँगा। साइकिल भी चोरी करने का कोई मतलब नहीं। मैं सोता हूँ ना तो बहुत गहरी नींद में सोता हूँ। ऐसी बात का मुझे फिक्र था कि मैं कहीं पर आराम करूँ और मेरी साइकिल कोई चुरा ले जाए। बापू तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं। खैर, मैं जब उस रास्ते पर चला ना, तो थोड़ी दूरी जा कर के मुझे एक कुआं नजर आया। कुएं के पास में एक एक हॉल सा बना हुआ था, जैसे राहगीर के लिए रुकने के लिए ऐसा कुछ बना हुआ था। और उसमें छत तो था, एक साइड दीवार भी थी, लेकिन आगे का पूरा हिस्सा हर तरफ से खुला हुआ था। और वो मेरे आराम करने के लिए बेहतरीन जगह थी। और इसके बाद साइकिल मैं उसी जगह पर, उसी हॉल में खड़ा कर दिया। और उसी साइकिल के पास में मैं अपना गमछा बिछाया और ज़मीन पर लेट गया था। मैं थोड़ा थका भी था। कई दिन से नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी। घर में आते ही अब बापू के किचकिच से परेशान हो जाता था। आज मुझे आराम करने का मौका मिला था और वही मैं आराम कर रहा था। मैं सो तो गया और इसके बाद मेरी नींद खुली ही नहीं। नींद कब खुली? जब बिल्कुल रात के 10 बज रहे थे। मैं दोपहर के आसपास सोया था
इतना लंबा नींद मैंने लिया, मुझे होश ही नहीं आया कि अब रात भी हो चुकी है। जब मैं उठा ना, तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा मैं पा रहा था। लगभग रात का 10 ही बजे होंगे, इतना मेरा अंदाजा था। मैं हड़बड़ा करके अब उस हॉल से बाहर निकला। बाहर निकला तो वाकई में जिधर देखूं उधर ही अंधेरा, उधर ही अंधेरा। मतलब मैं इतना गहरी नींद सोया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। अब जाकर के मेरी नींद पूरी हुई थी। अब मैं अपना साइकिल उस हॉल से बाहर निकाल लिया और जैसे ही मैं चलने लगा ना अपने घर की ओर, अब तो मैं डरा हुआ था। बापू जरूर पूछते कि इतनी रात तक कहाँ था। मैं क्या जवाब देता? पैसा मांगते तो मैं क्या हिसाब देता? मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि बापू आज मेरी अच्छी से क्लास लेगा, माँ भी मुझे बचा नहीं पाएगी। आखिरकार मैं थोड़ा सा सहम सा गया था और जैसे ही साइकिल पर सवार हुआ ना, तो मैं तो देख करके हैरान रह गया। साइकिल का अगले पहिए की हवा निकल चुकी थी। मतलब अब डबल मार। अब इतना दूरी मैं पैदल कैसे तय करूंगा, वो भी रात के समय में। मैं सोच में पड़ गया कि अब करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। अचानक जो कुआं था सामने ना, उस कुआं में से कुछ आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। वो आवाजें जैसे किसी लड़कियों की हंसने की हो। कई लड़की जैसे आपस में हंस रही हो, खिलखिला करके हंसी सुनाई पड़ रही थी। हाँ, मैं भूत प्रेत को मानता भी था। बचपन से ही माँ मुझे भूत प्रेत के किस्से कहानियां सुनाती थी। मुझे लगा कि अरे मैं इस जगह पर हूँ, जरूर ये जगह भूतिया होगा। साइकिल तो मैं अब छोड़ दिया था उसी जगह पर। इतना डर मुझे लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब फिर मैं उस हॉल के पीछे वाला जगह पर जो दीवार खड़ा था और वहां पर जाकर के छुप गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था उस हंसी की आवाज़ सुन करके। मुझे लगा कि उस कुएं के अंदर में चुड़ैलें हैं और वो चुड़ैल अब बाहर निकल रही है। वाकई में जब मैं दीवार के पीछे छिप गया था और तब मैं देखा तो देख करके देखता ही रह गया था। उस कुएं में हल्का सा प्रकाश नजर आ रहा था, जैसे उसके अंदर में कोई रोशनी फिट हो। और उस रोशनी में मैं दो लड़कियों को अब कुएं से बाहर निकलते हुए देखा, जैसे वो हवा में तैर रही हो। और दोनों लड़कियां अब कुएं से बाहर निकल चुकी थी। और इसके बाद मेरी साइकिल पर उनकी निगाह पड़ी और तब एक दूसरे को देख के कहने लगी, अरे यहाँ पर कोई है, देखो यहाँ पर साइकिल खड़ी है, जरूर साइकिल वाला आसपास में होगा। चलो आज शिकार तो अच्छा मिल जाएगा, जरूर यहीं पर आसपास छिपा होगा। वो साइकिल यहीं पर है तो शिकार भी हमारा आसपास होगा। चलो ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं। जैसे ही मैंने ये बात सुना ना, तो मेरी तो जान प्राण सूख चुका था। मुझे पक्का पता लग चुका था कि दोनों के दोनों चुड़ैल हैं। ये जिस तरह से कुएं से बाहर निकली थी ना, मैं समझ चुका था ये चुड़ैल के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। मैं बेहद डर चुका था और उन्होंने जब बोला कि चलो ढूंढते हैं, आसपास में ही कहीं पर छिपा होगा, हम उसको पकड़ लेंगे, वो आज वो हम दोनों का शिकार होगा। वाकई में मैं समझ गया था कि अब मेरी मौत पक्की है। अगर मैं उन चुड़ैलों का हाथ लगता हूँ ना, तो मुझे वो छोड़ेंगी नहीं, जरूर मुझे ख़त्म कर देंगी, मुझे खा जाएंगे। मेरे माँ बाप ढूंढते ही रह जाएंगे, मैं मिल नहीं पाऊंगा। इस जो कुआं था ना, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। अब हमारे गांव से थोड़ा दूरी पर था और अब ऐसी जगह पर था जहां पर आम लोग आते जाते नहीं थे। और ये रास्ता आगे किसी छोटे गांव में जाकर के जुड़ता होगा, मुझे अपना यही अनुमान था। अब मैं उन चुड़ैल को जब सुना ना, तो मैं एकदम दहशत में भर चुका था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाके छिपूं। लेकिन वो चुड़ैले इधर उधर, जैसे मैं उनको चुड़ैली घोषित कर रखा था, लेकिन वो चुड़ैल की तरह नहीं लग रही थी।
बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थी वो, दोनों की दोनों। लंबे लंबे खुले हुए बाल, जब चलती तो हवा से उनकी बालें लहराती थी। आंखें, चेहरा बहुत ही सुंदर, गजब का खूबसूरत दोनों की दोनों। कहीं से भी वो चुड़ैल नजर नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने सुन रखा था कि चुड़ैल अब अपना भेष भी बदल सकती थी, तब मुझे लगा कि जरूर उन्होंने अपना भेष बदल रखा होगा। वो इंसान की तरह दिख रही, सुंदर लड़कियां की तरह दिख रही, लेकिन है ही तो चुड़ैल है ना। अब वाकई में मैं इस दीवार के पीछे खड़ा और डर डर से कांप रहा था। और वो दोनों चुड़ैल अब मुझे ढूंढ रही थी। कोई इधर जा रही थी, कोई उधर जा रही थी, लेकिन हमारी दीवार के पीछे नहीं आ रही थी। और जब वो काफ़ी देर तक इधर घूमती रही, आपस में बात भी करती रही कि कहाँ जा सकता है, अब इतना जल्दी कहाँ निकल जाएगा, साइकिल तो यहीं पर खड़ा है, तो ज़रूर वो इंसान यहीं पर होगा, हम थोड़ा दूरी पर जाकर देखते। और तभी एक चुड़ैल की नज़र मेरे ऊपर पड़ चुकी थी। आज जैसे ही पड़ी ना, वो चुड़ैल चीख करके अपनी सहेली को बताने लगी, देखो देखो, वहां पर छिपा बैठा है, वो तो एक लड़का है, एक लड़का है, आज वो हमारा शिकार बनेगा। मैं जब सुना ना, तो मैं समझ गया कि मेरी अब कहानी का द एंड यहीं पर हो जाएगा। अब मैं भागना चाहूँ वहाँ से, जितना ताकत लगा सकता था ना, मैं ताकत का प्रयोग किया, लेकिन कुछ ही दूर तक मैं भाग पाया था। और तब तक दोनों बहनें, अब दोनों बहन थी या दोस्त थी मैं ये तो बता नहीं सकता, लेकिन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। एक बाजू अब एक लड़की ने पकड़ा, दूसरा बाजू दूसरी लड़की ने पकड़ा, और जैसे मुझे हवा में उठा लिया था। अब फिर जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और उसी कुएं के पास ला करके मुझे जमीन पर छोड़ दिया। जैसे ही जमीन पर गिरा, मैं चीखने लगा था। मैं उनसे दया की भीख मांगने लगा था कि देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बहन मुझे अब इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ देख रही होगी, मेरे बापू बीमार हैं, अगर मैं कल काम पर नहीं गया तो मेरे घर का अब रसोई भी नहीं बनेगा, चूल्हा भी नहीं जलेगा। मैं अपना दुखड़ा सब कुछ बताए जा रहा था, और वो दोनों लड़कियां थी ना, मेरा मुंह देख रही थी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो मेरी बात को सुन रही थी। और तभी एक लड़की दूसरी लड़की को बोली कि नहीं, इसको हम जाने देते हैं। और तब दूसरी लड़की बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, इसके साथ हम खेल खेलेंगे जैसा हम औरों के साथ में खेलते हैं। अब इसके अलावा अब हमारा शिकार कौन हो सकता है? नहीं नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम वही खेल खेलेंगे जो हम किसी को पाकर खेलते हैं। लेकिन दूसरी लड़की मेरी बात से शायद प्रभावित हो गई थी, और वो बार बार कह रही थी कि नहीं, इस लड़का के जाने दो, ये लड़का बहुत दुखी है। और दूसरी लड़की कहती नहीं नहीं, और कोई शिकार नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है यही आज का हमारा शिकार है, इसके साथ हम वही खेल खेलते हैं। अब कौन सा खेल था ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं उन दोनों चिड़ों के अब बीच में फंसा हुआ था। एक लड़की तो चलो मान भी गई थी, लेकिन दूसरी लड़की बिल्कुल मान नहीं रही थी। और वो कितने भी वो लड़की समझा रही थी कि छोड़ दो, गरीब लड़का है, इसको छोड़ दो, जाने दो, इसके घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी लड़की उस लड़की का कहना नहीं मान रही थी। आखिरकार वो लड़की भी अब चुप रह गई थी। अब दूसरी लड़की थी ना, जिसको मैं चुड़ैल घोषित कर रखा था, अब मेरे पास में सामने आके खड़ी हो गई। मैं जमीन पर बैठा हुआ, और एक तरह से मैं बुरी हालत में था, पूरा बदन मेरा कांप रहा था डर से। मैं तो यही सोच लिया था कि मैं अब दोबारा कल का सूरज देख नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी का अंत ये कर देंगे। अब मैं उस लड़की से भी बोलने लगा कि देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, अगर मैं मेरे साथ में कुछ हो गया ना, तो मेरे परिवार वाले बिखर जाएंगे, कोई उनके पास में अब रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वो लड़की मेरी बात को सुन रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। और तब वो कहने लगे कि देखो, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि मेरे साथ में अब तुम रात बिताओगे, और इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम आराम से अपने घर जा सकते हो।
अगर तुम मानते हो मेरी शर्त को तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें कुएं के अंदर धकेल देंगे। तुम ऐसे ही मर जाओगे, हमें मारना भी नहीं पड़ेगा, कुएं से बाहर निकल नहीं पाओगे। बोलो तुम क्या कहते हो। मैं जब उनकी बात सुना ना तो मैं दहल चुका था। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। मतलब मैं समझ चुका था कि लड़की मेरे साथ में अब रात बिताना चाहती है। रात बिताने का अच्छी तरह से मतलब मैं अब समझता था कि वो लड़की मुझसे चाहती क्या है। दूसरी लड़की अब उसके व्यवहार से नाखुश थी और उसको कह रही थी कि देखो ना, छोड़ो ना इसको, जाने दो ना, ये गरीब लड़का है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो लड़की बिल्कुल बदल नहीं रही थी। वो बार बार कह रही थी कि नहीं, तुम सोच लो, अगर मेरे साथ में रात बिता सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, नहीं तो इसी कुएं के अंदर में हम धकेल देंगे और तुम जिंदा उस कुएं से बाहर निकल नहीं पाओगे। बोलो। अब तो मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था। मेरी अकल तो कुछ काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन यही बस एक रास्ता नजर आ रहा था। जो लड़की कह रही थी कि मेरे साथ रात बिताओ और तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब यही बात को मुझे मानना था और वो बात मेरी मजबूरी थी। मैं मान लिया था कि देखिए, आप वचन दीजिए कि आप मुझे छोड़ देंगे। और तब लड़की कहने लगी हंस करके कि नहीं, हम किसी को वचन नहीं देते, लेकिन हम जो कहते हैं ना करके दिखाते हैं। हम तुम्हें छोड़ेंगे जब हमारा मन होगा। तुम अपने मन से यहाँ से जा नहीं सकते। आखिरकार मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था और दूसरी लड़की थी ना, शायद उसके व्यवहार से गुस्से में आ चुकी थी और फिर अचानक वो कुएं के अंदर छलांग लगा दी थी और वो लड़की उसको चिल्लाती रह गई कि तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है। लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानी। वो कुएं के अंदर जैसे गहराई में चली गई हो। अब उस जगह पर वही लड़की थी जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी। वही कह रही थी कि मेरे साथ रात बिताओ और तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। अब मैं मान चुका था। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कुएं के पास में आओ, कुएं के पास में आओ। मैं कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं कुएं के पास क्यों आऊं। कुएं के अंदर तो पानी है, पानी भी गहरा है। अगर मैं गलती से कुएं के अंदर गिर गया तो मैं तो बेमौत मार जाऊंगा ना। मैं डर के कहने लगा नहीं नहीं, मैं कुएं के मुंडेर पर नहीं आऊंगा। आपको कहीं और चलना है तो चलो, आखिर हम कुएं के मुंडेर पर क्यों जाएंगे। लड़की अब कुछ भी नहीं समझ रही थी। बार बार यही कर रही थी कि तुम आ रहे हो कि हम तुम्हें उठा के लाएं। आखिरकार मुझे उस मुंडेर पर आना ही पड़ा। मुंडेर पर जैसे खड़ा हुआ, लड़की के हाथ मेरे हाथ में आ चुका था। वो मेरा हाथ को मजबूती से पकड़ रखी थी। आज जैसे ही पकड़ी ना जाने मेरे शरीर में क्या होने लगा। पूरा शरीर मेरा अकड़ने लगा था। ऐसा लगा कि मैं एक लाश के माफिक बन चुका हूँ। शरीर में अकड़न, ऐठन, सब कुछ, दर्द का एहसास बहुत जोरों से हो रहा था। जैसे इतनी दर्द बढ़ गया था ना कि मुझे लग रहा था कि मैं इसी दर्द से मेरी जान निकल जाएगी। और मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सब कुछ ही सेकंड का, कुछ ही मिनट के अंदर कहा जाए तो हुआ था। और उस दर्द इतना बढ़ा था ना कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया था। मैं बेहोशी में चला गया था। और इसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पर था, उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया। आखिरकार जब मुझे होश आया ना तो मैं उसी हॉल के अंदर में, जहाँ मैं गमछा बिछा करके सोया हुआ था, और उसी जगह पर मैं जमीन पर लेटा हुआ था। और वो दूसरी वाली लड़की चुड़ैल जो थी वो मेरे पास में बैठी हुई अब मुझे घूर रही थी, जैसे उसी ने मुझे होश में लाया हो। जब मैं होश में आया ना तो सबसे पहले उसी लड़की पर मेरी नजर पड़ी। अब मैं समझ गया कि मैं आज़ाद अभी नहीं हुआ, मैं उन्हीं के चंगुल में हूँ। ये लड़की तो कुएं के अंदर में छलांग लगा दिया था, तो ये दोबारा कैसे आ गई। और वो पहली वाली लड़की कहाँ गई जिसने मेरे साथ में ऐसा किया था। ना जाने क्या हुआ, मैं तो जान ही नहीं पाया था। मेरे शरीर में इतना अब दर्द हो उठने लगा था कि मैं उस दर्द से बेचैन हो चुका था।
और उसी दर्द के वजह से मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। और आखिरकार जब होश आया तो इस लड़की को देखा तो मैं देखता ही रह गया था। अभी भी मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन उतना नहीं था जितना उस समय जब कुएं के मुंडेर पर मैं खड़ा हुआ था। दर्द जरूर था, लेकिन बहुत कम मात्रा में था, लेकिन दर्द तो महसूस हो रहा था। मेरी आंखें भी भारी भारी थी। मैं जब अपना आंखें खोला, उस सुंदर लड़की को देखा ना, तो मैं समझ गया कि मैं अभी इसी जगह पर हूँ। अभी मैं आज़ाद नहीं हुआ। ना जाने अब कौन सा खेल ये लड़की करेगी। एक लड़की तो ना जाने मेरे साथ में क्या किया होगा। अब ये शायद इसकी बारी है। चलो इसको भी हम देख लेंगे। अब मन ही मन अपने आप को तैयार कर लिया था, और वो लड़की मेरी आंखों में देख रही थी। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। अब धीरे धीरे मेरी कान के पास आकर कहने लगी, तुम बिल्कुल अब ठीक महसूस कर रहे हो ना? मैं बोला कि हाँ, महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन दर्द है, मेरे पलके बोझिल हैं। लेकिन आप कुएं के अंदर छलांग लगा चुकी थी, तो आप कैसे आ गई दोबारा से? तब वो लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए वापस आई। मैं उस लड़की को जितना मनाना था मना चुकी थी, लेकिन वो अपनी जिद पर अटल थी। वो है ही जिद्दी। जब मन में ठान लेती कि उसे वो करना है तो कोई रोक नहीं सकता था। अब मैं समझ चुकी थी कि अब मुझे इस जगह पर रहना ठीक नहीं है। तभी मैं अपने कुएं के अंदर, अपने घर, वो कुआं हमारा घर है और उसी कुएं के अंदर में हम दोनों रहते हैं। अब मैं अपने घर में चली गई थी। जब वो लड़की वापस आई ना, तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए। तभी मैं उससे नज़रें बचा करके तुम्हारे पास में आई। तुम बता रहे थे ना कि तुम गरीब हो। मैंने बोला जी, बहुत गरीब हूँ। मेरा काम दिहाड़ी पर चलता है। आज मेरा काम नहीं हुआ, मेरे को दिहाड़ी नहीं मिली। ऐसी डर के वजह से मैं घर नहीं जा पाया। अब मैं दोपहर में आकर लेटा था और मुझे नींद लग चुकी थी। मैं सारी जो सच्ची बातें थी मैं उस चुड़ैल लड़की को बताता चला गया, और वो मेरी बातों से पहले भी प्रभावित हो चुकी थी और अभी भी प्रभावित थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें मदद करने के लिए आई हूँ। अब कैसी मदद करने वाली थी, अब मुझे अभी भी पता नहीं था। वो लड़की कहने लगी कि देखो, तुम उठ के खड़े हो जाओ और देखो तुम चल फिर सकते हो कि नहीं चल सकते हो। मैं जब उठ के खड़ा हुआ ना, तो वाकई शरीर में अभी भी अकड़न मुझे महसूस हो रहा था। मैं बोल उठा कि देखिए, मेरे शरीर में अकड़न जैसा महसूस हो रहा है। तब वो लड़की बोली कि कोई बात नहीं, ये अकड़न जैसे सूरज की गर्मी तुम्हें शरीर में लगेगा ना, ये अकड़न सब गायब हो जाएगी। इसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम यहाँ पर अब देर मत करो। अपनी साइकिल उठाओ और अपने घर की तरफ निकल जाओ। आज सुनो, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रही हूँ, और इस चीज़ को तुम हमेशा अपने पास रखना। और देखो, अब ये चीज़ तुम्हारे पास में रहेगा ना, तो इसको तुम किसी को बताना भी नहीं, और ना दिखाना, और ना ये भी बताना कि इस कुएं पर हम मिले थे, और तुम्हारे साथ अब जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो लड़की जिद्दी ही थी। जब तक अपना हवस वो पूरी नहीं कर लेती, तब तक उसको चैन नहीं आता। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं उसके साथ जरूर रहती हूँ और उसके काम में कभी कभी मदद भी करती हूँ। लेकिन जब तुम्हारी गरीबी सब कुछ मैंने सुना ना, तो मुझे इससे रहा नहीं गया। हाँ देखो, ये चीज़ मैं दे रही हूँ ना, इसको अपने पास में रखना। हाँ, इस चीज़ से तुम्हारे घर में बरकत होती जाएगी। हाँ देखना, एक दिन तुम जरूर पैसे वालों बनोगे। हाँ, इस कुएं की तरफ दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, चाहे दिन हो या रात हो। मेरी बात को सुन रहे हो ना तुम? मैं बोला जी, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ये क्या चीज़ आप दे रही हैं? तब उसने अपनी मुट्ठी खोली, तब मैं देखा कि एक पीतल का जैसे ताबीज होता है, ताबीज जैसा ही था, लेकिन ऐसे उसमें ताबीज जैसा कुछ भी नहीं था। चौकोर टाइप का पीतल का बना हुआ एक चमकीला सा, अब एक पीतल का उसको पदार्थ ही बोल सकते हैं बिल्कुल। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे गले में ताबीज बना सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस था वैसा ही। उसने मेरी मुट्ठी में पकड़ाया। अब बोली कि अपनी ये चीज़ को अपने पास संभाल कर रखो।
ना अपने परिवार में किसी को दिखाना है, ना अपने दोस्त मित्रों को, और ना इस कुएं पर कभी वापस आना है। अब जितना जल्दी हो सके अब इस जगह से तुम निकल जाओ। देखो अभी रात बाकी है और वो लड़की मुझे ढूंढ रही होगी, और कहीं ढूंढते ही यहाँ पर आ जाएगी ना तो तुम्हारे लिए फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम निकलो यहाँ से। अब मैं उस चीज़ को अपनी जेब में रखा। मैं समझा कि एक पीतल का टुकड़ा है, ऐसे मेरा क्या भला होगा, लेकिन चलो देखते हैं। अब अपनी जेब में रख करके अपनी पंचर साइकिल को लेकर के घसीटते हुए एक तरह से चल पड़ा था। जब मैं अपने गांव के एरिया में आया था ना, तब मुझे लगा कि अब सुबह होने जा रही है, ऐसा प्रतीत हुआ था। तो मैं सारी रात उसी जगह पर बिता चुका हूँ। हे भगवान, घर वाले मेरे कितने परेशान होंगे। अब वाकई में जब घर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो मैं जब दरवाज़ा खटखटाया तो सबसे पहले मेरी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन है बाहर, कौन है बाहर। तब मैं बोला कि माँ दरवाज़ा खोलो। माँ तो जैसे मेरी आवाज़ ही सुन करके अब दौड़ती हुई चली आई थी। अब मैं माँ के आंखों से आंसू अब मैं पोंछ रहा था। अब मैं सब कुछ बताने लगा था उन लड़कियों को छोड़ करके कि माँ, मैं डर से नहीं आ रहा था घर में कि बापू नाराज़ हो जाएंगे, अब मुझसे लड़ पड़ेंगे। इसी वजह से मैं उस कुएं के पास जो बरामदा था, जैसा हॉल जैसा, और वहाँ पर जाकर सो गया था। मैं एक एक बात सब कुछ बता दिया उन लड़कियों को छोड़ करके। अब माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जो हुआ भूल जा, तुम्हें तो डरना नहीं चाहिए था, मैं संभाल लेती, तो कम से कम घर तो लौट आता। बापू भी अब दारू तो पीते नहीं थे, तबीयत खराब था, और वो भी बेचैन थे। जब उन्होंने मुझे देखा ना, तब उनको चैन पड़ा था। मेरी बहनें जाग चुकी थी, बड़ी वाली भी छोटी वाली भी, और वो मुझसे पूछते भैया कहाँ रह गए थे। मैं सब कुछ अब कैसे बताता। अब जो मोटी मोटी बात थी अब सब कुछ बता दिया बहनों को, और तब एक तरह से घर में शांति सी हो गई थी। अब दूसरे दिन भी मुझे काम पर जाना था, और मैं सब कुछ भूल करके उन कुएं की बात को अपने दिल में रख करके अब मैं किसी से कुछ भी नहीं बताया था। और तब मैं सुबह में अब नाश्ता पानी करके अपना साइकिल उठाया, और सबसे पहले मैं पंचर वाली दुकान पर पंचर लगवाने के बाद मैं काम पर निकला। जब मैं निकला ना, आज जिस जगह पर मैं पहुंचा जहां काम चल रहा था ठेकेदार का, आज जहां से मैं वापसी आया था उसी जगह पर पहुंचा। अब वहां पर सब मिस्त्री मजदूर आ चुके थे, मतलब वहां का मटेरियल आ चुका था और मुझे अब काम मिल चुका था। सारा दिन काम करने के बाद अब मैं शाम को उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। जब वो रास्ता मुझे दिखा ना, तो मेरा कलेजा कांप गया था। उस रास्ता को देख करके मुझे मालूम था कि कुछ ही दूर चलने के बाद वो कुआं नज़र आएगा, वो जिस जगह पर पिछली रात को मेरे साथ ही सब खेल हुआ था। अब मैं खौफ में भर गया था। फिर जल्दी जल्दी साइकिल चला के मैं अपने घर पहुंच गया था। और इस तरह करीब महीना दिन गुजर चुका था। लेकिन जिस तरह से लड़की ने बताया था कि तुम्हारे काम में बरकत होगी और तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ में कोई चमत्कार नहीं हुआ था। हाँ, मन में जरूर एक विश्वास था कि वो अच्छी भली लड़की जो उस रात मुझे वो पीतल का टुकड़ा दिया था और वो अभी भी मैं अपने पास संभाल कर रखा था। अब मैंने अपने परिवार में अपने हित मित्र किसी को भी नहीं बताया था। उस लड़की ने मुझे मना किया था। अब मैं उसका एक एक बात का पालन कर रहा था। महीना दिन गुजरने के बाद अब मैं शाम को फिर लौट रहा था। जब उस रास्ते पर पहुंचा ना, और तभी मेरा साइकिल का पंचर हो चुका था और वही अगला पहिया, एक फुस की आवाज़ हुई, अब पूरा टायर पंचर हो चुका था। उसी जगह पर जहाँ पर वो रास्ता था, आगे चल कर के कुआं था और वो जगह थी जहाँ मैंने आराम किया था, और उस रात मेरे साथ में सब घटना हुई थी। वाकई में मैं खौफ में आ चुका था कि हे ईश्वर, अब क्या होगा मेरे साथ में। इसी जगह पर मेरी साइकिल
क्यों पंचर हुई। मन में संदेह बहुत था कि हो ना हो उन दोनों लड़कियों का काम है, क्या उनका इरादा आज भी मुझे पकड़ने का है क्या। मैं खौफ में आ चुका था, लेकिन मैं उस जगह पर रुका नहीं। मैं साइकिल से उतर करके आज साइकिल को घसीटते हुए अब आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर आगे पहुंचा ना, तभी मुझे एक बोरी सी नजर आई। जब मैं बोरी देखा ना, तो एक पल के लिए रुक गया। बोरी पुरानी थी, बंधी हुई थी। पूरा बोरी भरी नहीं थी, बस आधा से अधिक उसमें खाली था, रस्सी बंधी हुई थी। जब मैं उस बोरी को देखा ना, तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझा कि जरूर किसी राहगीर की बोरी गिर गई होगी, जो इसी रास्ते पर जा रहा होगा, और ना जाने इसके अंदर में क्या सामान है। अब मैं जान तो नहीं सकता, लेकिन वो राहगीर बेचारा जरूर परेशान होगा। अब मैं खौफ में जरूर था, लेकिन उस बोरी को उठा करके अपने साइकिल के कैरियर में रख दिया था। अब मैं साइकिल को घसीटते हुए आगे चलने लगा कि वो राहगीर लौटता होगा ना, तो मैं इसको ये बोरी वापस कर दूंगा और वो अपना सामान पा करके खुश हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही सोच करके अब चलने लगा था। लेकिन गांव का मेरा सीमा आ चुका था, लेकिन कोई राहगीर मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दिया। मतलब अब शाम होने के बाद में वो जगह बिल्कुल वीराना सा हो जाता था। अब मैं जब अपने घर पहुंचा ना, तो मेरे जो साइकिल के कैरियर पर बोरी बंधी थी, मेरी माँ देख के कहने लगी, अरे बेटा इसमें क्या है। मैं बोला कि माँ रास्ते में मिला था, ये जरूर किसी राहगीर का होगा, लेकिन वो राहगीर मुझे दिखाई नहीं दिया। तब मैं अपने साथ लेते आया हूँ। अब जरूर सुबह में कोई ना कोई ढूंढता होगा, उस रास्ते पर जाऊँगा ना तो लेते जाऊँगा, जरूर वो बेचारा परेशान होगा। माँ बोलने लगी, खोल के देखा इसमें क्या है। मैंने बोला, नहीं माँ, दूसरे का अमानत को मैं कैसे खोलूँ, क्या पता उसमें क्या हो। बेचारा वो बहुत परेशान होगा, रात में सो भी नहीं पा रहा होगा, बहुत परेशानी में होगा अपनी चीज़ के लिए। माँ कहने लगी, बेटा ठीक है, कम से कम खोल के तो देख लेते हैं कि इसके अंदर में है क्या, जरूर उसको वापस कर देना। आज जब माँ ने उस रस्सी को खोला जो उस बोरी में बंधा हुआ था, तो माँ की तो आंखें पथरा सी गई थी, मुंह खुला का खुला रह गया था। जब मैंने माँ का ये हालत देखा ना, तो मैं दंग रह गया कि अचानक माँ को क्या हो गया। मेरी बहनें भी थोड़ी दूरी पर खाट पर बैठी हुई थी, और जो माँ की हालत देखा ना, तो वो भी दौड़ के माँ के पास पहुँच गई थी, और मैं भी दौड़ा कि अचानक माँ को ये हुआ क्या। इनकी आंखें बिल्कुल पथरा सी गई है, मुंह खुला का खुला, ना हिल रही है ना डुल रही है, बस बोरी के अंदर झांकती जा रही हैं, आंखें एकदम रुकी हुई है, पलकें झपक नहीं रही है। जब हम पहुँचे ना, तो मैं भी देख करके मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी। उस बोरी में अब नोटों का बंडल दिखाई दे रहा था, और इतना सारा बंडल मैं देख लिया था, अनुमान तो मैं लगा नहीं सकता था कि वो कितना रुपया था। इतना सारा पैसा मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था, और ना मेरा परिवार में किसी ने देखा था। माँ तो उस रुपये को देख कर के अब एक झटका सा लगा था उनको, और मेरी हालत भी वैसी थी, और मेरी बहनों की हालत भी ऐसी थी। बस मेरे बापू बिस्तर पर पड़े हुए थे और नींद में थे। दवा खाने के बाद उनको नींद आ जाती थी, वो ही समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब मैं माँ को हिलाया ना, तो माँ अब आंखें झपकाई और धीरे से बोली हाँफते हुए, अरे बेटा इसमें तो बहुत सारा रुपया है, ये किसका हो सकता है। मैं कहने लगा कि माँ किसी राहगीर का होगा, जरूर उसके साथ से ये गिर चुका है, रास्ते में मुझे पड़ा मिला। माँ ये रुपया हमारा नहीं है, ये रुपया किसी राहगीर का है, हमें ये वापस करना पड़ेगा। माँ कहने लगी, हाँ बेटा ये रुपया बिल्कुल हमारा नहीं है, इस पर कोई हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बापू की नज़र से बचा कर रखना है। अगर बापू को पता लग गया ना, तो ये रुपया हड़प लेंगे, ये कभी वापस नहीं करने देंगे। इसके बाद उस बोरी को जैसे बंधा हुआ था, और वैसे ही बांध करके माँ ने छिपा कर रख दिया था कि बेटा सुबह जब जाएगा ना, तो इसको लेते जाना। आज जो भी राहगीर पूछे तो पहले उससे पूछना कि इसके अंदर में क्या है, और तब यह अमानत उसको सौंपना, ऐसे मत सौंपना। रात भर मुझे उसी रुपये का ख्याल आ रहा था
कि इतना सारा रुपया उसमें एक पुराने से कट्टे के अंदर में कैसे भरा हुआ है। जरूर किसी व्यापारी का होगा। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं। व्यापारी लोग ऐसे कट्टे में, ऐसे पुराने थैले में रुपए लेके चलते हैं ताकि चोर और चक्का ना समझे कि उसमें इतना रुपया रखा हुआ है। अब मैं यही सब अनुमान लगा रहा था। रात भर मैं कभी सोता था और कभी नींद खुल जाती थी। उस रुपये का आकर्षण ही ऐसा था। सुबह हुई, बापू जाग गए थे, और जब मैं निकलने लगा ना, उस कट्टे को अपने करियर पर बांधा, तो बापू ने आवाज़ मारा, अरे इसमें क्या है प्रकाश, ये बोरी किसकी है? तब मैंने बोला कि मेरे मित्र की है। मित्र का अमानत है। कहने लगे इसमें क्या है? मैंने बोला उसके पुराने कपड़े लगते हैं। तब बापू को थोड़ा समझ में आया, और तब मैं उस जगह से चल पड़ा था। अगर बापू को पता चल जाता ना, तो वो रुपया उस घर से बाहर निकलता भी नहीं, सब कुछ हजम हो जाता। और जो कि मुझे ये कबूल नहीं था, ना मेरी माँ को और न मेरी बहनों को। और हम अपने रास्ते पे चल पड़े थे। सारी रास्ता हम चलते थे और फिर देखते थे कोई इस बोरी को देख कर के टोक तो नहीं रहा है। लेकिन मैं अपने साइड तक पहुंच गया था, लेकिन कोई भी उस बोरी की तरफ देखा भी नहीं। बोरी को संभाल करके मैं रख दिया था और अपने काम में जुट गया था। शाम को जब निकला ना, तो कोई भी रास्ते में उस बोरी को क्लेम नहीं किया। ऐसा मैं 3 दिनों तक किया था। उस बोरी को मैं अपने काम पर लेके जाता था, दिखाते हुए रास्ते में कि अगर किसी का हो तो ज़रूर टोकेगा, लेकिन कोई भी उसका वारिस नहीं था। 3 दिन जब बीत गया ना, तब मैं माँ को कहा कि माँ, इसका कोई वारिस नहीं है। अगर होता तो इतना सारा रुपया कैसे कोई छोड़ सकता है? वो बेचैन होता, वो तो रास्ते में भटकता रहता है कि क्या, कहाँ मेरी बोरी गिरी है, कहाँ मेरी बोरी गिरी है। इतना आराम से सोता नहीं। चलो, अब ये रुपया को हम अब अपना ही रुपया समझते हैं। भगवान की मर्जी है, इसीलिए ये रुपया हमारे पास में आ गया है। ये हमारी गरीबी दूर करने के लिए बहुत रुपया है। इसके बाद उस रुपया को गिना गया। जब रुपया गिना ना, तो लाखों में रुपया था। इतना सारा रुपया पा करके हम तो अमीरी बन चुके थे। अब हमारे पास इतना रुपया आ चुका था कि हम तो आराम से बैठ करके बिना मजदूरी किए अपने घर में रह सकते थे, अपनी बहनों को धूमधाम से शादी कर सकते थे, अपना बापू का इलाज भी कर सकते थे, और अपना टूटा फूटा छप्पर को अब पक्के मकान में बनवा भी सकते थे। और इस रुपया से मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस भी कर सकता था। और मैं यही सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रुपया इतनी आसानी से मुझे कैसे मिल गया, जबकि उस रोड पर बहुत लोग आते जाते होंगे। उनको क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों मिला? इस पर मैं रात को सोचता विचारता रहा। अब मेरे दिमाग से उस लड़की की बात निकल चुकी थी। उस लड़की ने कहा था कि देखो, ये जो सामान तुम्हें दे रही हूँ ना, इससे तुम्हारे काम में बरकत होगा और तुम्हारे पास धन आएगा। और मैं रात को जब गहरी नींद में था ना, तभी मुझे लगा कि मैं सपने के अंदर में हूँ, और उस सपना के अंदर में मैं उसी कुएं पर जा पहुँचा हूँ। रात का टाइम, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा, और अचानक उसी कुएं के पास में जा कर के खड़ा हो गया हूँ। और उस कुआं को देख कर के मुझे दहशत भी हो रही है। मैं उस कुएं के बारे में अच्छी तरह से जानता था। मैं जानता था कि इसके अंदर में चुड़ैल रहती हैं। और मैं तो सपने के अंदर में था। अचानक उस कुएं में जैसे प्रकाश पहले दिखाई पड़ा था, उसमें रोशनी सी नज़र आने लगी। अब फिर वही छोटी वाली लड़की जिसने मुझे वो पीतल का टुकड़ा दिया था, और वही जैसे कुएं में से हवा में तैरती हुई अब कुएं के मुंडेर पर आके खड़ी हो गई। अब मुझे बुलाने लगी कि तुम इधर आओ लड़की, तुम इधर आओ। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। उस लड़की के पास पहुंच गया, और लड़की मुझे देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुनो लड़के, तुम तो अब इतना धन पा चुके हो कि तुम्हारी गरीबी अब दूर हो गई होगी। अब तुम्हें कोई धन की लालसा तो नहीं रह गई ना। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था
कि लड़की क्या कहना चाहती है। तब वो लड़की कहने लगी, उस बोरी में इतना रुपया तो तुम्हें मिल ही चुका है ना, कि तुम अब की कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बैठ करके अब अपना घर में रह सकते हो और अपना सब कुछ काम कर सकते हो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जैसे कुएं से एक भयानक आवाज़ और सुनाई देने लगी। वो आवाज़ उसी लड़की की थी, लेकिन वो शायद चीख रही थी, उस लड़की को बुला रही थी कि तू कहाँ चली गई। और वो लड़की मुझे अब भगाते हुए कहने लगी, तुम इस कुएं से दूर भाग जाओ और दोबारा इस कुएं के पास कभी मत आना, नहीं तो वो लड़की तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जाओ जल्दी से। और इसके बाद वो लड़की कुएं में छलांग लगा देती है और मैं बस मेरी आँख खुल जाती है। बड़ा ही भयानक सपना था, लेकिन उस सपने में एक हकीकत भी मुझे नज़र आई थी। वो बोरी वाली बात उस लड़की ने बता दिया था। और तब मैं समझा कि अरे ये लड़की को कैसे जानकारी है कि बोरी में सब बहुत सारे रुपये हैं। इसका मतलब ये लड़की का ही सब किया धरा है। उसी लड़की ने उस बोरी को उस जगह पर रखा था ताकि वो बोरी मुझे आसानी से मिल जाए। मैं तो दहशत में भर चुका था। मैं बताना चाहता था अपने परिवार को, लेकिन उस लड़की ने मना किया था कि नहीं, ये बात किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है, कुछ अनर्थ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये बात किसी को नहीं बताया। हाँ, अब इतना सब आ चुका था रुपया कि मुझे अब काम पर जाने की ज़रूरत नहीं थी और सब कुछ मैं उसी रुपया से अब करने लगा था। सबसे पहले अपने पिता का इलाज कराया और इसके बाद अपने टूटे फूटे छप्पर को अब नया बनाने का काम शुरू कर दिया। बापू खुद हैरान थे कि इतना रुपया आ कहाँ से रहा है, इतना रुपया तेरे पास में कैसे आया। अब मैं वो रुपया के बारे में बापू से बताना भी नहीं चाहता था, नहीं तो सारा रुपया वो अपने कब्जे में ले लेते और हम कुछ भी नहीं कर पाते। मैं अपनी माँ को, बहनों को, सबको बता रखा था कि इस रुपया के बारे में बापू के कान में खबर भी नहीं लगना चाहिए। बापू जब सही हो गए ना, तब वो कहने लगे मैं काम पर जा रहा हूँ। और तब मैंने कहा कि नहीं, आपको काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेलदारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए एक दुकान खोल देता हूँ और उस दुकान को आप चलाओ। बापू आश्चर्य में थे, आप पूछ रहे थे कि इतना सारा रुपया तू कहाँ से लाएगा दुकान खोलने के लिए, और ये सब जो कर रहा है तेरे पास पैसा कहाँ से आया। और तब मैं बोला कि मैंने किसी से उधार लिया है और जैसे जैसे मेरे पास में रुपया आता जाएगा और उसको हम वापस करते जाएंगे। बापू को विश्वास नहीं हो रहा था, बार बार पूछ रहे थे कि अपने वो जो कर्ज देने वाला लड़के को नाम बता, दोस्त का नाम बता, हम पूछेंगे उससे। लेकिन मैं टाल जाता था कि वो लड़का अब बाहर चला गया है, जब लौटेगा तो मैं आपके पास ज़रूर लेके आऊँगा। और इसके बाद बापू को किसी बात का मैं जवाब नहीं देता था। जो माँ कहती थी, मेरी बहनें कहती थी, हम आपस में सलाह करते थे और उसी काम को करते थे। सारा रुपया माँ के अंडर में था और जितनी ज़रूरत पड़ती रुपया को माँ से मैं मांग लेता था। सबसे पहले बापू के लिए दुकान लिया, दुकान में सब कुछ सामान भर दिया किराने का, अब बापू को बिठा दिया। और इसके बाद मैं अपने लिए भी कोई काम अब देखने लगा कि मैं कौन सा काम करूँगा। अब मुझे अब एक काम समझ में आ चुका था कि मुझे क्या करना होगा। मैं साइकिल का काम जानता था थोड़ा बहुत, अब मैं नई साइकिल का एक तरह से काम खोल लिया था, साइकिल बनाने से लेकर के बेचने तक का। और वो मेरा काम और भी चल पड़ा था। रुपया तो हमारे पास में था भी और उस रुपया से हम रुपया और कमा रहे थे। बापू का काम भी किराने का सही चलने लगा था। और इसके बाद हमारा घर भी बन चुका था। आप बहन के लिए हमने रिश्ता भी देख लिया था, बड़ी बहन के लिए। और कुछ ही महीनों के बाद हमने अपनी बड़ी बहन का धूमधाम से शादी किया था। वो पल मुझे आज भी याद है। मैंने अपने बहन से पूरा वादा किया था कि बहन, एक दिन तुम्हारा धूमधाम से शादी करूँगा। लेकिन इसके पीछे जो थी वो कुएं वाली लड़की थी। उसी के उपकार से मैं आज इतना पैसे वाला बना था। अगर वो
मेरे ऊपर में दया दृष्टि नहीं दिखाती ना, तब मैं कहीं का नहीं रहता। जरूर मैं उसी कुएं के चक्रव्यूह में फंसा रहता और वो लड़की मुझे छोड़ती नहीं। सब उसी का उपकार था जो मैं आज अब एक बेलदार से मैं एक बिजनेसमैन बन चुका था। अब मेरे बापू भी अब किराना का स्टोर चलाते थे और उसी में खुश थे। उन्होंने भी अब दारू पीना छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर दारू पियोगे तो अब तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तुम बेमौत मारे जाओगे। इसी डर से बापू ने दारू छोड़ दिया था, नहीं तो वो कभी दारू छोड़ने वाले नहीं थे। अब छोटी बहन थी, अब उसका कोई हमें टेंशन नहीं था। अब उसकी इच्छा थी पढ़ाई करने की, तो हमने अब पढ़ाई के काम में उसको लगा दिया था। अब वाकई में हमारा जो टूटा फूटा घर अब रौनक बिखेर रहा था। सब कुछ सपने के समान लग रहा था कि ये सपना ही है। एक रात के सपना में मैंने सब कुछ देख लिया हूँ। ऐसा ही तो मेरे साथ में हुआ था। कुदरत ने मुझे उस कुआं पर लेके गया और उन लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई। एक लड़की जरूर उसमें मेरी जान लेने के पीछे पड़ी थी, लेकिन दूसरी दयालु लड़की थी। आखिर वो दोनों लड़कियां कौन थी और उस कुएं के अंदर में क्यों रहती थी और उसमें इतनी शक्ति कैसी थी जो हवा में तैर रही थी। मेरी नज़र में तो पहले समझ में आया था कि दोनों के दोनों चुड़ैल थी, लेकिन जब इतना धन मुझे मिल गया ना, तो मैं चुड़ैल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि जरूर कोई अच्छी शक्ति होगी। लेकिन उस रात मेरे साथ में उस बड़ी वाली लड़की ने मेरे साथ में जो खेल खेला था, मैं उसको भी भूलता नहीं हूँ। तो अभी ये जो पहेली थी ना, कि मैं उस पहेली को हल करूं कि आखिर ये दोनों लड़कियां कौन थी, आज भी एक तरह पहेली बनी है। और हाँ, आप पूछेंगे ना कि वो पीतल का टुकड़ा का क्या हुआ। वो पीतल का टुकड़ा जब मेरी शादी हो गई थी ना, तब तक मेरे पास में संभाल कर रखा हुआ था। आज जिस जगह पर मैं अपने साथ में रखता था ना, अचानक वो पीतल का सिक्का कर रहा हूँ टुकड़ा, वो अचानक गायब हो चुका था। मैं अपने घर में पूरा ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो पीतल का टुकड़ा जैसे हवा में गायब हो गया। लेकिन उसके बाद में ही हमारे घर में ऐसा कोई विपत्ति नहीं आई थी। सब कुछ जैसा पहले था वैसे ही चल रहा था। हम दिन रात आगे बढ़ रहे थे, पीछे नहीं लौट रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रकाश की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मेरे नया चैनल को देखना ना भूलिएगा। उसमें जो मैंने कल की रात को स्टोरी डाली है ना, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और वो स्टोरी आपको बेहद ही पसंद आएगी। चैनल का लिंक इसी वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस चैनल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।